जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आज फिर मैं आपके साथ में जो संवाद करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों, कि पिछले 2 दिन से मैं जो चर्चा कर रहा था आपके साथ में गाय के ऊपर, कि हमारी जो देश में भारत में जो गैया है उसको लेकर हमारी मानसिकता कैसी है, हम उस मानसिकता को कैसे बदले, इसी को लेकर हम पिछले कई दिनों से आपके साथ में चर्चा और संवाद कर रहा हूं कि हमारे जो देश में गाय हैं उसका आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप में, चिकित्सा के रूप में, आध्यात्मिकता के रूप में कैसे वैज्ञानिकों के आधार पर सिद्ध हो चुका है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अपने जीवन में, अपने गांव घर में गैया को स्थान देना होगा, यानी गौ माता को स्थान देना होगा। तो इसको लेकर फिर मैं आज संक्षिप्त रूप से परिचय दे सकता हूं, जो कल में चर्चा किया था कि हमारे देश में गाय को लेकर कितना अत्याचार किया गया और गाय को लेकर कितनी हत्याएं हुई, उस पर लेकर फिर संवाद किया था उसी में कि अगर गाय बीमार हो जाती है तो उसकी दवा आप होम्योपैथिक रूप से कैसे करेंगे। हाँ, अब गाय की देखरेख कैसे करना है, उसकी चारा कैसे देना है, तो इन सब को लेकर संवाद किया था। और साथ में गौशाला में हमें कौन कौन से ऐसे पौधे लगाना है और कौन कौन से ऐसे दवा इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए जिससे जरूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकें। तो ये तो हम बात किए उसके तरफ है। और साथ में ये भी बात किया गया कि हमारे जो देश में जो सरकार है या अन्य कोई सामाजिक संगठन के लोग हैं वो सब क्या काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी थोड़ा बहुत चर्चा किया। अब मैं जो बात करूंगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में गाय को महत्व कैसे दें, हमारे मन की मानसिकता, हमारे मन की जो कीड़ा है वो कैसे निकले। अभी हाल ही में आप एक जानकारी होना कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक जी, जिनको मैं हार्दिक रूप से बधाई भी देता हूं। और साथ में उनके अंदर जो देखा कि गाय के प्रति उनकी जो प्रेम है, कि उन्होंने गाय को लेकर पूजा पाठ जो भी सारा चीज उन्होंने कर रहे हैं और अपने धर्म संस्कृति को लेकर तनिक सा भी पीछे नहीं हट रहे। विश्व पटल स्तर पे भी वो बात करने में पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन वहीं पर हमारे देश में, भारत देश की जो कि जननी है, भारत देश में गायों के लेकर, संस्कृति को लेकर, उस पे लेकर, लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो समाज सेवी है, वो केवल शब्दों तक, सोशल मीडिया तक, किताबों तक, बातों तक सीमित रह गया है। लेकिन अब अगर देखा जाए एक्चुअली में उसके जनपद में, उसके गांव में, उसके क्षेत्र में गाय को लेकर क्या मानसिकता है, वो आज भी लोगों के अंदर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं उसके मन में ये सोच है, ये नेगेटिव भावना है कि हम गायों को लेकर अगर नाम उसका लिया जा रहा है तो एक उसकी विचार बदल जाते हैं, यानी नीचता की भावना उसके अंदर आ जाती है। तो हम आज इसी पर बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जो गाय है, गाय की अहमियत हमारे जो है संस्कृति में, हमारे जीवन में अंग के रूप में है और बिना गाय के हम अधूरे हैं। यानी गाय, तुलसी और रसोई घर, ये 3 सुरक्षा चक्र हमारे जीवन में है। और इन 3 सुरक्षा चक्रों में मैं अभी केवल पहले सुरक्षा चक्र पर ही बात कर रहा हूं, जिसपे अभी तुलसी और रसोई घर बचा हुआ है। तो पिछले 2 दिन से मैं जो बात कर रहा था गाय के ऊपर, गाय के जो प्रथम सुरक्षा चक्र, कि हमारे घर के दरवाजे पर गाय का वास होना चाहिए। और हम लोग का यही संकल्प होना चाहिए कि हर घर में एक गाय होना चाहिए, घर घर में दरवाजे पर। और बीच में जो किचन हो वहां पर तुलसी की पौधा होनी चाहिए। और हमारा जो रसोई घर है, जो किचन बदल गया है, जो किचन का रूप धारण कर लिया, उसे रसोई घर में यानी 48 औषधियों वाला रसोई घर बनाना होगा। तो इस पर लेकर मैं आपसे साथ संवाद कर रहा हूं। पहले दिन से अभी चर्चा खाली गाय पर ही कर रहा हूं, तो गाय पर लेकर मैं आज जो बात करूंगा आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। आप कहीं पर भी तर्क वितर्क भी कर सकते हैं कि हाँ, सच में गाय हमारे जीवन का एक अंग है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शुभचिंतक गणों, मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि अब आज से, अभी से अपने जीवन में गाय को महत्व देना शुरू कर दीजिए।
चर्चा जरूर करना शुरू कर दीजिए। अगर कहीं मिल रही है गाय तो उसे आप, अगर आपके पास क्षमता नहीं है पालन पोषण करने के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा चंदा कर कहीं एक एकात्र गौशाला या कहीं पर भी ले जाकर उस गैया को आप रख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले है कि गाय के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं हमारे भारत देश में, ऐसे बहुत से ऋषि महापुरुष भी हुए हैं, क्रांतिकारी की भी हुए हैं, समाज सेवी भी हुए हैं, संगठन के लोग भी हुए हैं जो गाय के ऊपर काम किए, लड़ाई लड़े, अपने सर को कलम करवाए। यानी बहुत सारे संघर्ष करने के बाद भी आज जो उनकी सपना था वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उनका सपना था कि भारत में गौ कत्ल बंद हो, गाय की हत्या करना बंद हो, और जो भी है उसे राष्ट्र माता यानी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गाय का पालन पोषण हर घर में हो। ये अभी भी अधूरा है। ये देश आजादी से पहले शुरू हुई थी और अभी तक अधूरा ही अधूरा है। तो ये प्रश्न, क्योंकि शायद बहुत लोग, कम ही लोगों की जानकारी हो कि 1857 जो आजादी की पहली चिंगारी फैली हुई थी और गाय पर ही था। यानी इसके बारे में बता चुका हूं, तो मैं अब चाहना नहीं चाहता, बस इतने जान लीजिए कि मंगल पांडे ने जो हत्या की थी, जो मंगल पांडे ने विरोध किया था, उसमें यही था कि उसे जो कारतूस दिया गया था चर्बी, इसमें लगा था गौ के मांस का। तो गाय के ऊपर जो अस्मिता को चोट पहुंचाने वाले, और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, और अपने जो चिंगारी हुई आजादी का पहला चिंगारी वो गाय पर ही था। तो गाय पर लेकर जो हमारे देश में नेतागण हुए, चाहे वो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए या अन्य कोई हुए, गाय पर लेकर बात के, लेकिन गाय के ऊपर कानून नहीं बना सके। तो इस पर तो सदन में भी, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर आवाज उठाना चाहिए और इस पर कानून बनाना चाहिए बाकायदा से। नहीं अगर बना सकते हैं तो ऐसे छोड़ दे सकता है, क्योंकि जिस देश की संस्कृति को आप साथ में लेकर नहीं चल सकते तो आपको राज करने का या आपको शासन सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो बात करूंगा, सबसे पहले गाय पर है। गाय धर्म के आधार पे हम छोड़ देते हैं, धर्म के आधार पर आप जानिए, आप समझिए। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे जीवन में कृषि के रूप में और स्वास्थ्य के रूप में और आर्थिक के रूप में, मैं 3 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कृषि के रूप में। हमारे देश में हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, और आज से लगभग 60-70 साल पहले की अगर आप कल्पना करें या देखें या पूरा साक्ष्य इकट्ठा करें तो आपको लगेगा कि भारत देश में जो कृषि व्यवस्था थी, जो खेती हुआ करता था, वो गोबर आधारित था, गाय आधारित था। गौ के गोबर गौमूत्र से उसके जो दवा खाद टानिक बनाकर और उसके बछड़े से खेती जुताई का काम करते थे, और उस समय का जो भी फसल पैदा होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही पोषक युक्त था। लेकिन जब से हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने कृषि व्यवस्था को ध्वस्त कर डाला, स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर डाला, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर डाला, यानी हमारी जो संस्कृति को ध्वस्त कर डाला और अपनी संस्कृति का बीज बो दिया। और वो बीज इतना पनप गया कि आज हम अपनी संस्कृति को, अपनी अहमियत को भूल चुके हैं। तो हमें अपनी संस्कृति की, अपनी अहमियत को फिर से पुनः जागरण करते हुए हमें अपने जीवन में गाय को, तुलसी को, रसोई घर को, संस्कृति को स्थान देना ही होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप जो बात करूं प्राकृतिक, आज का जो समय है, खासकर सरकार भी मान चुकी है कि किसान की आय दोगुना नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए तो उससे आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकते हैं। तो उसमें जो आया सारसी की एक बहुत सारी पद्धतियां हमारे देश में खेती करने के लिए आई, जिससे आपका देखते हैं श्री विधि आई, प्राकृतिक विधि आई, और भी ऐसे तमाम प्रकार की जो रासायनिक विधि आई। तो इसमें जो कारगर आया वो प्राकृतिक विधि ही आई, केवल कारगर है, गौ आधारित खेती ही कारगर आया। बाकी जितनी भी विधियां आई वो सब अब विधियां फ्लॉप होते हुए जा रही हैं, क्योंकि वो विधियां, रासायनिक खेती आज के सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है पूरे समाज के लिए। जो रोगों की मूल जड़ है, मूल जननी है, वो रासायनिक खेती है। एक तरफ आप जहर बोते हैं, जहर जैसा फसल उत्पादन करते हैं, फिर उसे आप खाते हैं, बीमार होते हैं, फिर अस्पताल में जाते हैं, फिर अपने जीवन की सारी कमाइयां उसी में
व्यतीत कर देते हैं, जिस वजह से आप कभी अपने उस गरीबी से आगे उठ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी खान पान पर ध्यान देना होगा। हमारी जो मिट्टी कैसी है, हमारा जल कैसा है, हमारे पृथ्वी हमारा आकाश कैसा है, हमारा वायु कैसा है, ये सब सारे चीजों को आप खुद देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, परखना होगा कि सच में हमारा जो वातावरण दूषित तो नहीं हो गया है। हमारे उस दूषित को कैसे हटाया जाए। तो रासायनिक खेती से संभव नहीं है, इसलिए रासायनिक खेती को लोग छोड़ रहे हैं। रासायनिक खेती के अलावा अब विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कौन सा विकल्प है। तो उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, उनको अब एक विकल्प के रूप में मिल चुका है और उस विकल्प के आधार पर उन्होंने बाकायदा से अपनी जो जैसे टीम होता है गठित करके प्रैक्टिकल किया, वैज्ञानिकों को लगाया, किसानों को लगाया। अब उन्हें बाकायदा से एक मिल गया प्लेटफॉर्म कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती ही एक ऐसी विधि है जिस पर हम काम कर सकते हैं और किसानों की आय को भी दोगुना कर सकते हैं, किसानों की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो जरूरत है, क्या क्या आवश्यकता होती है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राकृतिक खेती में भारतीय नस्ल की देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, मक्खन का ही प्रयोग किया जाता है और भारतीय नस्ल के गोबर, गौमूत्र से ही दवा, खाद, टॉनिक बनाकर प्राकृतिक खेती किया जाता है। प्राकृतिक खेती वह है कि जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं होगा, रासायनिक बीजों का प्रयोग नहीं होगा, रासायनिक तकनीक का प्रयोग नहीं होगा। जो भी होगा शुद्ध प्राकृतिक विधि से होगा। इसके लिए बाकायदा से आज के युग में अगर बात करें तो डॉक्टर सुभाष पालेकर, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया गया है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और उनके द्वारा जो 50 लाखों से ज्यादा किसान आज प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे हैं, जिसमें एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती कर रहे हैं। चूंकि हमारी जो देश में जो गाय है, गाय के जो पोषक तत्व जो उसमें जो उत्पादन होते हैं, जो पोषक तत्व होता है, वो हमारे लिए, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपयोगी है। तो प्राकृतिक खेती में अब तो उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती बोर्ड भी गठन कर दी है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसके अध्यक्ष हैं। बाकी ऐसे बहुत से सारी चीज हैं, सब लोग अपना गठन कर चुके हैं। तो प्राकृतिक खेती विधि में हमें जो करना है कि गौ आधारित खेती है, इसमें कोई नई तकनीक नहीं है, कोई जो है ये सब सारी चीज पुरानी पारंपरिक खेती है। बस उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग को खेती करना है। सबसे पहला काम, बाजारों से आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना है, रासायनिक बीजों का प्रयोग नहीं करना है। जो भी करना है, किसान अपने घर पर दवा, खाद, टॉनिक सब कुछ तैयार करेगा और उसे अपने खेतों में बुवाई करेगा, उसे अच्छी तरीके से खेती करेगा। जो भी फसल उत्पादन होके ठीक प्रकार का पूरा पोषक युक्त होगा। वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर आप पूरा खरा सोना उतरेंगे है। तो इसमें क्या काम होता है, प्राकृतिक खेती में एक देसी गाय की जरूरत होती है, बछड़े की है तो अच्छी बात है। तो देसी गाय, बछड़े की जो भी है, और उसके गैया का गोबर, गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है, दूध, दही का प्रयोग किया जाता है, जो भी है। और बाकी कुछ पौधे होते हैं जो आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा कि प्राकृतिक खेती के जो चरण होते हैं उसमें क्या क्या काम होते हैं। प्राकृतिक खेती में मृदा आच्छादन होता है, मिट्टी को आच्छादित किया जाता है, उसे जो है तो दूसरा जो होता है यानी जोताई गुड़ाई करने के बाद आपका जो है ये मृदा आच्छादन हो जाता है। फिर आपका काष्ठ आच्छादन यानी जो फसल के जो कूड़े कचरे होते हैं, जो पत्तों के डंठल वगैरह होता है, उसे जलाया नहीं जाता है, बल्कि प्राकृतिक विधि में उसका उपयोग किया जाता है एक काष्ठ आच्छादन के रूप में, ताकि सूक्ष्म वातावरण मिट्टी को मिल सके और केचुओं का और कीड़े मकोड़े की संख्या मिट्टी में बढ़ सके। फिर एक आता है सजीव आच्छादन किया जाता है। और तीसरा चरण सजीव आच्छादन में क्या होता है कि एक फसल के साथ दूसरा फसल भी हम लेते हैं और उस फसल का काम होता है कि दोनों का एक सिम्बियोसिस, जो सहभागिता जो होता है कि वो उसको लाभ देता है, वो उसको लाभ देता है। यानी पृथ्वी से नाइट्रोजन लेने के लिए, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेने के लिए हमें एक पौधे के साथ दूसरा पौधा भी लगाते हैं, फसली पौधा जिसको बोलते हैं, वो काम आता है। तो इसके बारे में जब आगे चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे है। इसके बाद में होता है जब बीजामृत, बीज तैयार किया जाता है, बीज को शोधन किया जाता है। बीज जो भी मिल रहे हैं, अगर आपके पास गांव में देसी बीज मिल गया तो मिल गया, अगर नहीं मिल रहा है, मार्केट से ला रहे हैं, तो उसे आप कोड़ते कैसे देसी बनाएंगे, कैसे आप बीजामृत से तैयार करेंगे, उसके बारे में। तो बीजामृत तैयार किया जाता है जो बीज का शोधन का काम करता है।
जीवामृत तैयार किया जाता है। जीवामृत में गोबर गौमूत्र और पत्तों का प्रयोग किया जाता जो है गोबर गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है, गुड़ का प्रयोग किया जाता है और भी बरगद के नीचे का मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कई तत्वों का प्रयोग करके फिर उसको जीवामृत बनाया जाता है। जीवामृत का काम जीवाणुओं की संख्या बढ़ा देता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देती है और उसमें एक सूक्ष्म वातावरण में माहौल उत्पादन कर देती है, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घन जीवामृत का काम, जैसे आप यूरिया डाई डालते हैं तो अगर जीवामृत नहीं बना पाते, नहीं डाल पाते हैं, बाढ़ प्रभावित उसमें है, तो आप घन जीवामृत बना के साल भर उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर ऐसे दवा बनाया जाता है, जैसे नीमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नास्त्र हो गया। इस तरह के दवाएं बनाई जाती हैं जो कीट नियंत्रण का काम करती हैं। कीट जैसे फसल पे कीड़े लग गए तो उससे आप छोटा कीड़ा, बड़ा कीड़ा और भी है तो उसके लिए आप बना सकते हैं। तो ये कहने का मतलब, और फिर इसमें देसी केचुओं का भी इस्तेमाल होता है। यानी अपना जो प्राकृतिक खेती है इसमें आप बाजारों पर निर्भर नहीं होंगे। तो स्वाभाविक है कि जब कम लागत होगी, शुद्ध प्राकृतिक होगा, तो सबसे पहले तो आप बीमार नहीं होंगे। तो बीमारी के ऊपर जो खर्चा होता है आपके घर में, वो बीमारी का खर्चा खत्म बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत एकदम स्वस्थ रहेगा। तीसरा है कि आपकी आय भी आपकी बढ़ जाएगी। जब लागत कम होगा और फसल ज्यादा उत्पादन होगी तो आपकी आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन रासायनिक खेती में लागत ज्यादा है, पैदावार तो है, लेकिन बीमारियां आपको साथ में लेकर आता है। तो फिर अगर बीमारियों को जोड़ लीजिए, लागत को जोड़ लीजिए, मेहनताना को जोड़ लीजिए, तो आपको कुछ लाभ नहीं मिलता है, एकदम शून्य की तरफ आप जाते हैं। केवल आपको एक मानसिक संतुष्टि मिल जाती है कि एक हमें जो है पैदा इतना हुआ, इतना गेहूं हुआ, इतना है। लेकिन अगर उसके पीछे काली सच्चाई को जान लीजिए कि उस फसल को खाने से आप जो बीमार होते हैं, तो बीमारों के ऊपर जो पैसा खर्चा करते हैं वो जोड़ लीजिए और मेहनताना जोड़ लीजिए और जो लागत जोड़ लीजिए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है घाटा के सिवा। इसलिए किसान आत्महत्या तक ही करते चले जा रहे हैं, कदम उठा लेते हैं। और प्राकृतिक खेती में आपको लागत ज्यादा लगना नहीं है। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर 1 एकड़ की खेती करते हैं तो बहुत कम लागत हो, 2000-2500 में आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। यानी आप जो सामान ले आएंगे एक बार, वो हमेशा के लिए आपके पास होगी। मिला जुला के ड्रम की आवश्यकता होती है, डंडे की आवश्यकता होती है, कुछ थोड़ा बहुत होते हैं जो आपको लाना पड़ेगा, थैली वगैरह है। बाकी तो आपको सामान्य यानी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी है। तो इसके बारे में विस्तार से फिर अलग से एपिसोड बनाया जाएगा, उसमें बाकायदे से प्रैक्टिकल करते हुए दिखाया जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट में कर दीजिए, हम उसको बुलाकर आपको ट्रेनिंग बाकायदे से दिलवा सकते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती है। इसमें जब गाय पर ध्यान रहे कि भारतीय नस्ल की गाय का ही प्रयोग होता है, इसलिए भारतीय नस्ल की गायों को लेकर इस पर जो है एक तो क्षेत्र पूरा बाकायदा से स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और यही एक विकल्प है पूरे भारतवासी और अन्य देश के लिए भी यही विकल्प है। बाकी दूसरा विकल्प नहीं है और ना ही होगा। केवल मात्र एक ही विकल्प है, वन एंड लास्ट विकल्प केवल यही है, प्राकृतिक खेती, जिसमें गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही का प्रयोग करके, कुछ पौधों का प्रयोग करके आपको खेती करना है। अगर शुद्ध रूप से स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, स्वस्थ समाज बनाना है, तो इस पे प्राकृतिक खेती को ही अपनाना पड़ेगा। अपने फसल को ठीक करना पड़ेगा। चावल, चावल, गेहूं, सब्जी जो भी होता है, इसे आपको बाकायदा से प्राकृतिक मिलाना। इससे प्रकृति का भी संबंध और आपका संबंध दोनों का बन जाएगा। तो ये तो प्राकृतिक खेती ने कृषि के बारे में इतनी अहमियत है, इसलिए आप गाय का पालन आप जरूर कीजिए। नहीं है तो लेकर चले आइए, खरीद लाइए, एक ही गाय रखिए। लेकिन दूसरा आपको बात करें, अब हम चिकित्सा पे बात करेंगे। तो गाय पे इस पर लेकर जो चिकित्सा के हमारे भारत सहित अन्य देशों में 350 से ज्यादा चिकित्सा थेरेपियां खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी, खासकर एलोपैथी की अगर बात करें, तो जितने तेजी गति से इसका विकास हुआ है, डेवलप हुआ है, उतनी तेजी गति से रोग और रोगियों की संख्या भी बढ़ी हुई है। आपको सूचना के तौर पर बता दूं कि जब देश आजाद होने वाला था तो उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया था। सर्वे के आधार पर देखे कि उस समय भारत में जो बीमारियों की संख्या थी और जो आबादी था, उसके आधार पर देखा जाए तो मात्र 2 से 3% लोग ही बीमार थे, बाकी 97% तक लोग स्वस्थ थे। यानी और बीमारियां वो भी था तो उनकी कमियों की वजह से था, यानी बीमारी ना मात्र के बराबर था। तो इसलिए आयुर्वेद और आयुर्वेद का जो था फार्मूला था कि सबसे पहले आप बीमार ना हो, ऐसा काम करें। तो इस वजह से थोड़ा बहुत लोग जो है बीमार होते तो ठीक हो जाते थे। लेकिन ये जो चिकित्सा पद्धतियां एलोपैथी जब आई कि ऐसे तो इसमें काम चलना नहीं है,
तो वो लोग क्या किए, सबसे पहले बीमार बनाने का प्रयास किया। फिर डायरेक्ट अगर किसी भी समाज में कोई नई चीज लाना है तो उसके पहले आपको तैयारी करना होगा, और तैयारी करने के लिए 10 साल 20 साल 25 साल रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, सर्वे करते हैं, उसके आधार पर। तो अंग्रेजों ने जो सर्वे जो कराया था तो उसमें जो रिपोर्ट है कि उस समय भारत के लोग बीमार ही नहीं थे, क्योंकि भारत का मिट्टी स्वस्थ था, भारत का जल स्वस्थ था, भारत की वायु ठीक थी, भारत का संस्कृति ठीक था, भारत का विचार ठीक था। लेकिन उस विचारों पर, उस मिट्टी पर, उस पानी पर, उस हवा पर नजर लग गई अंग्रेजों की, और वो नजर लगी तो एलोपैथी के रूप में जो आ गई, महा षड्यंत्रकारी जो रचा गया। हालांकि एलोपैथी खराब तो नहीं है, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि जो एलोपैथी अब हमारे जीवन का अंग बन चुका है। तो हमें अपने जीवन का अंग नहीं बनाना है, उसका उपयोग मात्र एक दवा के रूप में ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी सारी दवाएं लिखती हैं, इतने सारे इंजेक्शन का इतना ज्यादा जो खर्चा आता है कि बेचारा गरीब का गरीब ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हमारे देश में है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, और बहुत सारी पद्धतियां हैं। इसमें से एक आता है पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी। पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, और आयुर्वेद से निकलकर पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी जो उत्तर भारत सरकार से, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सा थेरेपी है, जिसमें गाय से ही सारे गंभीर से गंभीर रोग ठीक किया जाता है। यानी गाय के उत्पादों का प्रयोग करके डायबिटीज, कैंसर, टीबी, चर्म रोग, यानी चर्म रोग, जितने भी रोग हैं लगभग देखा जाए तो सभी बीमारियों का इलाज गाय में समीप है। कैंसर सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, चरक सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी है, और ऐसे करके बहुत सारे डायबिटीज जिसका कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, बहुत ही आसानी से पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी में ठीक हो रहे हैं। इसमें गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, मक्खन और कुछ अन्य जो है वनस्पतियों के प्रयोग से पूरा जो है चिकित्सा थेरेपी ये खड़ा हो चुका है, और इसमें पूरा गंभीर से गंभीर बीमारियां बहुत कम खर्चे में ठीक हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है हमारे शरीर से मिलता जुलता है। हमारे शरीर का जो पंचभूत है, पंच महाभूत है, जैसे वायु हो गया, धरती हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, जल हो गया, तो इन सब जो तत्वों का, पांचों तत्वों का पंच महाभूत है, इन पंच महाभूतों में जो विकृति आ जाती है, उस विकृति को दूर करने का जो सीधा फंडामेंटल पे काम करती है वो पंचगव्य थेरेपी काम कर रही है, कि हमारे शरीर में जो कमियां आ जाती हैं उस कमियों को जो है दूर करना है, उस कमियों को संतुलन बना देना है। जैसे अभी देखा जाए 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो ये तीनों दोष जो पाए जाते हैं, ये एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे शरीर में अगर ठीक प्रकार से भोजन करते हैं, ठीक प्रकार से अगर कुछ लेते हैं तो कमियां नहीं आएंगी है। तो ऐसे में पंचगव्य चिकित्सा का काम क्या है कि उस पे जो आपके अंदर विकृति है उसे ठीक संतुलन बना देते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों में। गौमूत्र में सबसे अचूक है, कैंसर तक के, चर्म रोग तक के, डायबिटीज तक के, पेट से संबंधित सारे रोग भी आप गौमूत्र से ठीक कर सकते हैं। ऐसे आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, दही का प्रयोग कर सकते हैं, और घी का प्रयोग, घी से तो नाक और यानी जो बीमारियां हैं ये बहुत सारी बीमारियां, इसमें कहा जाता है कि खाली गौमूत्र से अकेले 38-48 बीमारियां ठीक हो सकती हैं, खाली गौमूत्र से ही, जिसमें आपका देखा वात और पित्त और कफ सहित जितने भी 48 बीमारियां हैं वो ठीक कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इसका जो बाकायदा से वैज्ञानिक विश्लेषण भी हुआ कि गौमूत्र में एक्चुअली में पाया क्या जाता है। देसी गाय के गौमूत्र को जब गोबर का तैयार किया जाता है तो उसमें क्या क्या होते हैं, कितनी मात्रा होती है, नॉर्मल गौमूत्र जब लिया जाता है भारतीय नस्ल को, उसमें क्या क्या होते हैं। तो भारत सरकार की एक संस्था CDRI जो लखनऊ में है, बाकायदा से इसमें आप जो है गोबर गौमूत्र को बाकायदा से लैब में चेक करवा सकते हैं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है जो हमारे शरीर के लिए। तो इसमें जो शोध हुआ, जो पता चला कि हमारे शरीर के जो 18 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो एक भारतीय नस्ल के देसी गाय में वो चीज अवेलेबल है। गौमूत्र में भी उपयोग है, गोबर में भी है, दही में भी है, घी में भी है, दूध में भी है।
ये सब सारे चीज में है। ये जाके इसी के आधार पर एक चिकित्सा थेरेपी आज खड़ी हो चुकी है और लगभग में 5 से 6,000 7,000 डॉक्टर आज जो है खड़े हो चुके हैं और काम कर रहे हैं, वो जो गव्य सिद्ध डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। और आप भी वो चीज जानकारी ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो इसमें जो भारतीय नस्ल की देसी गाय का ही इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 54 से ज्यादा प्रकार की भारतीय नस्ल की गायें हैं जिसका उपयोग हम अपने मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के रूप में आप इसका बाकायदे से अगर सारी चिकित्सा थेरेपी से आप हार गए हैं, कोई भी बीमारी है, एड्स है, टीबी है, डायबिटीज है, कैंसर है, चर्म रोग है, तो अगर आप मोटापा है, कमजोरी है, महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, तो अगर आप इससे आप पीड़ित हो चुके हैं, दवा करा करा थक चुके हैं, तब आप जो है आपके पास कोई विकल्प नहीं है, मात्र ईश्वर ही विकल्प है। तो आप जरूर एक बार इस चिकित्सा थेरेपी में एक बार सेवा का अवसर दीजिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा ही, क्योंकि जो देखा वैसे तो देखा जाए आपने शरीर को तो पूरा बिगाड़ ही दिया है, पूरा फुल्ली एकदम हाइब्रिड आप बना दिए हैं, यानी कहा जाता पूरा रासायनिक आप बना दिए हैं। तो रासायनिक को अगर नेचुरल में लाना है तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इस चिकित्सा थेरेपी में थोड़ा सा कुछ रोगों में समय लगता है, कुछ रोगों में तत्काल लाभ मिलता है, उसमें है। तो एलोपैथी में आप एक्सीडेंटल केस हो गया या तत्कालिक रूप से आप उसका सहयोग ले लीजिए, उसमें हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको गंभीर बीमारियां लंबे समय तक अगर इलाज चल रहा है तो आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और बाकायदे से इसमें जो भी है बुखार हो गया, सर्दी नहीं, एक नॉर्मल जितने भी रोग होते हैं, वात से संबंधित, पित्त से संबंधित, कफ से संबंधित, वो सारे रोग आप कर सकते हैं। बाकी एक्सीडेंटल केस में हो या उसमें है तो आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एलोपैथी का, उसमें कोई रोक छोक नहीं है। तो ये चिकित्सा के आधार पर गाय का महत्व, इसलिए आप गाय का पालन करें और गाय का इस पर करें। तो ये तो रही, मैं कृषि के बारे में बताया, स्वास्थ्य के बारे में बताया। अब मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से अगर आपको गाय का पालन करना है, गाय को महत्व को अपने जीवन में स्थान देना है, तो उसके लिए आप आर्थिक रूप से आप कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक गैया है तो गैया के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही से आप खाद, दवा, टॉनिक बनाकर आप बेच सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं और उसका एक रोजी रोटी भी आप, इसे साथ में गाय का भी पालन होगा, आपकी रोजी रोटी भी चलेगा। इसमें साबुन, शैम्पू, अगरबत्ती, फिर इसके अंदर फिनाइल, फर्श क्लीनर, गोबर, धूप बत्ती, सर्फ, तेल, होम, गोबर गैस प्लांट से बिजली आदि के माध्यम से कई लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है तो आप एक गाय से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। यानी इस पर साबुन, शैम्पू, सर्फ, टाइल्स, फिनाइल, आर्क तैयार करके आप बहुत, आर्क जानते हो 400, 500 रुपये, 700 रुपये लीटर बिकता है। अगर आप उसमें आजकल देखो तुलसी अर्क आ जाता है, फिर से एलोवेरा जूस आ जाता है और तमाम प्रकार के एलोवेरा अर्क, तुलसी अर्क, बहुत से सारे चीज है, उसको बनाकर लोग बिक्री करके अपना आर्थिक पक्ष मजबूत कर रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रहे तो गोबर का वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बना के ही बेच रहे हैं, 20 रुपया किलो आराम से बिक रहा है। ऐसे नहीं होगा तो लोग घी बनाकर बेच रहे हैं जो 800, 900, 1000 रुपया किलो बिक रहा है। तो यानी घी का भी आप व्यापार कर सकते हैं, दही का भी व्यापार कर सकते हैं, पनीर का भी व्यापार कर सकते हैं, साबु, शैम्पू, सर्फ का भी व्यापार कर सकते हैं, खाद बना के व्यापार कर सकते हैं। तो यानी इस पे गाय के अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप जो है आर्थिक रूप से अपना मजबूत करते हैं। अब लोग आपके सामने जाएगा कि खाली गाय ही क्यों, क्योंकि गाय ही क्यों हम पालन करें, हम तो भैंस का क्यों नहीं ले सकते हैं, बछड़े का भी क्यों नहीं, सॉरी जो जर्सी गाय का क्यों, क्योंकि वैज्ञानिक के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि भारतीय नस्ल की गाय में वो चीज पाए जाते हैं जो भारतीय मिट्टी के लिए अनुकूलता है, भारतीय जो लोग हैं उनके लिए अनुकूलता है, जो चीज आवश्यकता होती है वो तत्व भारतीय नस्ल की गाय में ही है, विदेशी गाय में नहीं है। जो जर्सी गाय उसमें नहीं है, भैंस में नहीं है, अन्य जीव में नहीं है, जो कि आपके भारतीय नस्ल के देशी गाय में है। बाकायदे से इसका आप खुद क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं, खुद आप लाइब्रेरी में टेस्ट करके आप इसको पूरा संतुष्ट हो सकते हैं, इसके बाद में आप काम कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में गाय का इतना बड़ा महत्व है, इस आधार पर आप अगर गाय का पालन करने लगे, एक घर में अगर एक गाय पालन होने लगे तो 130 करोड़ की आबादी है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ घर है तो 1 करोड़ घर में 1 करोड़ गाय तो आराम से जो है पालन हो सकती हैं। और पता नहीं कितना गांव है, पता नहीं कितना घर है, देखा जाए तो हर घर में एक गाय का पालन। हमारा सिद्धांत, हमारा लक्ष्य यही है और आप सबसे अनुरोध है कि हर घर में एक गाय हो
हर घर में एक तुलसी हो, हर घर में रसोई घर हो। किचन के तौर पे देखा जाए तो जो 48 औषधि होती हैं वो रसोई घर में हो। तो ये 3 के साथ में फिर आगे चल के मैं आपसे साथ में बात करूंगा। बस आज के लिए इतना ही है कि हमारा जो गाय है, और बाकी प्राकृतिक खेती कैसे करें, प्राकृतिक खेती के बारे में है। चरण तो बताती हूँ, बाकी कल जो है बात करूंगा। ठीक है, कल मैं जो बात करूंगा कि प्राकृतिक खेती में थोड़ा सा बता दें। प्राकृतिक खेती कोई नई विधि नहीं है, जो बताए हम उसमें से कुछ जो है आपको बर्तन की आवश्यकता होती है, कुछ हमारे से। तो कल मैं बात करूंगा इसी पर ही कि प्राकृतिक खेती के चरण तो मैंने आपको बता दिया। अब प्राकृतिक खेती कैसे करें, इसके लिए शुरुआत तौर पे हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, और फिर हमें इसे शुरुआत 1 मंडी 2 मंडी एक करना है, तो इस पर लेकर हम बात करेंगे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग खाली इतने ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक खेती करना तो एक गाय की व्यवस्था कीजिए, नहीं है तो गौशाला से आप सामान की व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए, या अगल बगल कोई गाय पालन करते हैं तो आप उनसे लेने का प्रयास करिए। फिर कल मैं आपके साथ में संवाद करूंगा। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।